हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 को। तो यहाँ पे आपको जो भी सवाल मिलेंगे प्रश्नावली की शुरुआत शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने इंट्रो वाला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सवाल आपको मिलेंगे तो वो सारे के सारे इंट्रो से ही रिलेटेड होंगे। जैसे कि चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले पार्ट की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम यदि वे संख्याएं या फिर वे दोनों विषम संख्याएं हों या सम संख्याएं हों। तो क्या होता है सम संख्या? सम संख्या आपने इंट्रो वाले पार्ट पे बहुत अच्छे से सीखा था। विषम संख्याएं क्या होती हैं ये भी आपने सीखा था। तो जिन संख्याओं के यूनिट प्लेस पर यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं सम संख्या। क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। तो ये चीज़ें और भी विस्तृत रूप से हमने वहाँ पे सीखी थी, यहाँ पे हम शॉर्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे ये संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं? इनके अलावा इकाई के स्थान पर आपको कुछ और मिल जाए, यानी कि अब इनके अलावा बचता क्या क्या है, कौन कौन से अंक बचते हैं। यहाँ पे 1 बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है, 7 बचता है और 9 बचता है। अगर ये अंक हैं इकाई के स्थान पर तो वे संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्या इकाई के स्थान पर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी ही हो। अगर 49 लिखा हुआ तो भी इकाई के स्थान पर आपको 9 देखने को मिल रहा है। अगर 51 लिखा है इकाई के स्थान पर 1 देखने को मिल रहा है, तो ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, तो अभी हमने एक बार रिवीजन कर लिया है कि क्या होती हैं सम संख्या और क्या होती हैं विषम संख्या। आइए अब देखते हैं कि सवाल आपसे कहना क्या चाहता है। दो संख्याएं होनी चाहिए और उनका करना है योग और बताना है सम होता है या विषम जब दोनों संख्याएं विषम हो। चलिए दोनों संख्याएं विषम ले लेते हैं। 15, क्या ये एक विषम संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है और हमारी कंडीशन ही होती है यहाँ पे कि 1, 3, 5, 7, 9 होने चाहिए। चलिए उसके अलावा अगर यहाँ पे दूसरी विषम संख्या ले लेते हैं, 117 ले लेते हैं, ये भी एक विषम संख्या है। अब आप जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से मिलेगा 3, जो हासिल आया था 1, तो 1 और 1 2 और यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 132। तो बेसिकली 117 प्लस 15 इक्वल टू होता है कितना? 132 होता है, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम है। क्यों है? क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप क्या सीखेंगे? इन चीज़ों की आगे बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। ये आज आपको एक छोटा सा सवाल दिया गया है जिसका आगे बहुत इस्तेमाल होने वाला है, तो इसे बेसिकली याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दो सम संख्याएं हों। दो सम संख्याएं हों मतलब 24। क्या 24 सम संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या 14 सम संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पर 4 है। अगर यहाँ पे 16 भी लिख लेते हैं तो भी ये सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है। दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ते हैं, चलिए कितना मिलता है? 6, 4, 10, शून्य हासिल आया 1, तो यहाँ से मिल जाएगा 40। तो यहाँ से आपको मिला है 40। क्या 40 एक सम संख्या है? जी हाँ, ये एक सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 देखने को मिल रहा है। परिभाषा से यहाँ पे हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, परिभाषा अनुसार आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक सम संख्या है। और यहाँ से भी आपको एक सम संख्या मिल रही थी। दो विषम संख्याओं का योग भी सम होता है, दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आइए देखते हैं सही और गलत। तो अब आपको सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 विषम संख्याओं का। इन्हें हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अभी आप बहुत छोटी कक्षा में हैं और अभी आप सीख रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना समय दीजिए, आप सीखने में समय दीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो फिर आपको आगे कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे 3 विषम संख्याएं, 3 विषम संख्याओं की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15 एक विषम संख्या है। अगर 17 की बात करें ये भी एक विषम संख्या है। 21 की बात करें तो ये भी एक विषम संख्या है। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। यहाँ पे यही कहा गया है 3 विषम संख्या। 3 विषम संख्याएं हमने ले ली है। ये पहला वाला भाग है। क्यों ऐसा होगा देखते हैं, सत्य और असत्य। तो यहाँ पे 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 1 13 की 3 और यहाँ पे हासिल आ जाएगा 1 और यहाँ पे इन सब का योग कितना आने वाला है? 5। तो यहाँ से आपको मिला है 53।
तो जी हाँ, यहाँ पे आपको 53 मिल रहा है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे हमने करके देख लिया है, ठीक है। और अगर दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो इस तरह से जैसा जैसा सवाल आपसे कहता जाएगा वैसे वैसे आप करके देखते जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। आइए देखते हैं, 24, 16 और एक विषम संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 15 ले लेते हैं, जोड़ते हैं। चलिए 6 4 10, 5 15, हासिल आएगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 5 हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आपको विषम संख्या देखने को मिल रही है, तो ये असत्य है। चलिए तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। गुणनफल मतलब कि यहाँ पे गुणा करना है, तो छोटी संख्याओं को ले लीजिए। 3 आपको पता है कि एक विषम संख्या है, 5 भी पता है कि विषम संख्या है, और यहाँ पे एक और विषम संख्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं अपनी सरलता के लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं यहाँ पे, चलिए 9 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलेगा 3 5 15, और यहाँ से 15 नहीं कितना होता है, 135 होता है। तो जी हाँ, ये एक विषम संख्या है, तो गुणनफल 3 संख्याओं का विषम होता है, ठीक है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ये सही है आपका। चलिए यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 को विभाजित कराइए 2 से, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 घटाएंगे 0, तो यहाँ पे तो आपको सम देखने को मिल रहा है। अगर 6 की बात करें, विभाजित कराइए 2, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे कितना मिलने वाला है, यहाँ पे कितना मिलने वाला है आपको, कितना मिलेगा जल्दी बताइए, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से भागफल कितना मिला है, 3, यहाँ से मिला है 2, तो एक जगह पे आपको सम देखने को मिल रहा है, एक जगह पे विषम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होगा, बिल्कुल नहीं। 6 में तो आपको विषम देखने को मिल रहा था, लेकिन 4 के लिए सम भी देखने को मिल रहा था। चलिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, जी नहीं। यहाँ पे ये जो है, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे हो जाता है गलत। क्यों गलत हो जाता है, इसे मैं रब कर देता हूँ। क्यों गलत हो जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये आपने पार्ट में सीखा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य वो सब विषम होती हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा शब्दों में, तो बाकी की सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, पर ये नहीं होती, सम होती है। इस वजह से यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, जी नहीं, ये एक सम संख्या है और ये एक अभाज्य संख्या भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों होता है ऐसा, कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आप इसे सही नहीं कर सकते हैं। इसके 2 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन, 1 और ये स्वयं होते हैं। कौन होते हैं, स्वयं। तो अगर बात करें यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 के कितने गुणनखंड है, 1 और 2। अगर यहाँ पे 5 की बात करें तो कितने हैं, 1 और 5। तो बेसिकली गुणनखंड होते हैं, यहाँ पे कोई नहीं। ये वाला पार्ट आपका गलत है। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं जी वाले पार्ट को। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैंने जो डिलीट कर दिया है, तो आप लोगों को अगर पिछली चीज़ें देखनी है तो वीडियो को पॉज करिएगा और देख लीजिएगा एक बार फिर से, और यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक बार फिर से नए सिरे से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके गुणनखंड देखने को मिलते हैं 1, और ये स्वयं से विभाजित होती है, या फिर स्वयं ही इसका एक गुणनखंड होता है। तो बेसिकली इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं जी वाले पार्ट की तरफ। तो जी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 अभाज्य संख्याएं, क्या लिखा हुआ है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो चलिए ले लेते हैं अभाज्य संख्याएं। 3 ले लीजिए, धन 5 ले लीजिए, क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। 7 ले लीजिए और 11 ले लीजिए, कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है क्या, सम। तो यहीं पे हो जाएगा आपका उत्तर गलत। क्यों, क्योंकि एक अभाज्य संख्या होती है 2, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। अगर आपको कुछ शुरुआत करनी होती है तो आप आइडियल केस कौन सा माना जाता है, आप छोटी संख्याओं से शुरुआत करिए। तो 2 से शुरुआत करिए, 2 धन 3 करिए, क्या मिलेगा आपको, 2 धन 3 5 मिलेगा। क्या ये सम है, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, विषम है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या देखेंगे आप, जब आगे बढ़ेंगे आप तो 2 धन 5 करिए, क्या मिलेगा 7। क्या ये सम है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो वाक्य लिखा हुआ है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे एच की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, ये बिल्कुल सही है, ये अपने परिभाषा वाले भाग में हमने सीखा था।
चलिए आगे अगर बढ़े यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनके यूनिट डिजिट पे यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है। क्या होता है, 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। तो आपको पता है कि ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं। आपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे क्या किया था, जब आप अभाज्य संख्याएं निकाल रहे थे तो आपने 2 को क्या किया था, अभाज्य संख्या माना था, उस पर गोला लगाकर बाकी की सारी संख्याओं को काट दिया था, क्रॉस कर दिया था। तो वहां पे आपने देखा था कि जितनी भी ये सम संख्याएं होती हैं वो कट जाती हैं यहाँ पे। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 की गुणज होती हैं। क्या होती हैं, गुणज होती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे, 2 गुणे 4 करिए कितना आता है, 8 आता है। 2 गुणे 6 करिए कितना आता है, 12 आता है। 2 गुणे क्या कर लेते हैं अपन यहाँ पे 12 ले लेते हैं, 24 आता है। 24 गुणे 4 कर लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ से 4 चौक 16 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 96 आने वाला है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हर जगह पे आपको क्या मिल रहा है, सम ही मिल रहा है, तो इसलिए ये भी आपका सही होगा। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना होता है। चलिए मिलते हैं तीसरे सवाल पे। चलिए तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं तीसरे, चौथे और पांचवें सवाल को। तीसरे सवाल में क्या दिया गया है, 2 संख्याएं दी गई हैं 13 और 31। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक है, कौन कौन से, 1 और 3, जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हमें करना क्या है, आगे 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करने हैं जिनमें 2 ही अंक इस्तेमाल हुए हों। जैसे कि आप 13 और 31 में देख रहे हैं, 13 और 31 ये दोनों अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्योंकि इनका जो गुणनखंड होता है वो 1 और ये स्वयं होती हैं। यहाँ पे भी 1 और ये स्वयं है, इस वजह से यहाँ पे ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं ऐसे कौन से युग्म हैं। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आपने बहुत अच्छे से सीखा था इन सारी चीज़ों के बारे में, और वहाँ पे आपने निकाला था 100 तक की अभाज्य संख्याओं को। तो जाइएगा देखिएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ उन संख्याओं को डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ जो कि ऐसे युग्म को देती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 17 और 71 की, तो यहाँ पे भी आपको 2 ही अंक देखने को मिल रहे हैं, 1 और 7। कौन कौन से, 1 और 7। अब अगर बात करें उसके आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा 37 और यहाँ पे 73। ये दोनों भी 2 ही अंक से मिलकर बने हुए हैं, 3 और 7 से। अब अगर उसके आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलेगा 79 यानी कि 79, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 97। तो ऐसे 3 ही युग्म आपको और आगे मिलने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे 2 अंकों से मिलकर बने हैं और अभाज्य संख्या भी होती हैं ये। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल क्या कहता है आपसे, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो क्या करना है आपको, अभाज्य संख्या लिखना है। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगी इधर, और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, और यहाँ पे क्या होने वाला है, एक यहाँ पे भी कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं भाज्य। क्या लिख लिया है यहाँ पे, भाज्य। चलिए आइए अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी अभाज्य होंगी और कौन कौन सी भाज्य होंगी। तो अगर बात करें यहाँ पे, शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 क्या भाज्य है या फिर अभाज्य है, तो सबसे पहले अभाज्य की अगर बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ 2 हों, कितने हों, 2 हों, और इसके कितने होते हैं, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। गुणनखंड इसके कितने होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये बात याद है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो 1 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होता है, तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अगर भाज्य की तरफ जाएं तो 1 क्या भाज्य संख्या है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड सिर्फ 1 ही होता है, तो ये भाज्य संख्या भी नहीं कहलाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं 2 की तरफ। तो 2 क्या अभाज्य संख्या है, जी हाँ, 2 अभाज्य संख्या है। क्योंकि इसके गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, और ये स्वयं से विभाजित होती है। अगर 3 की बात करें तो 3 भी आपका अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा। अगर 4 की बात करें तो 1 और 4 के अलावा ये 4 2 से भी विभाजित होता है, यानी कि 2 गुणे 2 भी आप लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड 2 भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 4 इस तरफ आएगा। अगर 5 की बात करें तो 5 का गुणनखंड सिर्फ 1 और 5 होता है। 6 की बात करें तो 6 2 और 3 भी होते हैं 6 के गुणनखंड में। 2 गुणे 3 अगर आप देखें तो भी यहाँ पे क्या होने वाला है, 6 मिलता है।
यानी कि 1 और 6 के अलावा भी इसके गुणनखंड हैं। अगर 7 की बात करें तो 7 आपका अभाज्य संख्या है। जी हाँ। और यहाँ पे 8 की बात करें तो 8 आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 और 2 भी देखने को मिलता है 1 और 8 के अलावा। अगर यहाँ पे 9 की बात करें तो 9 भी आपकी भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 9 के लिए आप क्या देखते हैं, 9 के लिए आप देखते हैं 3 गुणे 3 देखते हैं। 3 भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 1 और 9 के अलावा, तो 9 यहाँ पे होगा। 10 की अगर बात करें तो 5 और 2 देखने को मिलता है 1 और 10 के अलावा, तो 10 भी आपका भाज्य संख्या है। 11 की अगर बात करें तो 11 किधर होगा, 11 अभाज्य संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 और 11 से सिर्फ ये विभाजित होता है, इस वजह से 11 इधर होगा। चलिए 12 की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 इधर होने वाला है। 4 और 3 देखने को मिलता है, 6 और 2 देखने को मिलता है यहाँ पे 12 के लिए, इसलिए 12 एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आगे अगर बढ़ें 13 की तरफ, तो 13 खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से, तो इसके दो ही गुणनखंड हैं। कौन कौन से? 1 और 13, तो ये अभाज्य संख्या है। 14 की तरफ अगर बढ़ें तो 14 यहाँ पे आने वाला है। क्यों आने वाला है? 7 और 2 क्या होता है, 14 मिलता है, 7 गुणे 2, तो 7 और 2 इसके दो गुणनखंड हैं। अगर 15 की बात करें तो 3 और 5 होते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरफ हमारे सारे भाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 3 और 5 होता है 15, तो 3 और 5 भी देखने को मिलता है। अगर 16 की बात करें तो 16 भी आपका यहीं पे आने वाला है, 4 गुणे 4 होता है और यहाँ पे 2 गुणे 8 होता है, तो इस तरह से 16 के ये दो गुणनखंड भी होते हैं। चलिए अब अगर आगे बढ़े यहाँ पे तो 17 कहाँ पे आएगा आपका, 17 एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 1 और 17 के अलावा इसके कोई गुणनखंड होते नहीं हैं। अगर 18 की बात करें तो 18 यहाँ आएगा। क्यों आएगा? 6 गुणे 3 या फिर 9 गुणे 2 भी आपको देखने को मिलता है 18 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो गुणनखंड हो गए। 19 की बात करें तो 19 यहाँ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 1 और 19 से ही विभाजित होगा या फिर इसके दो ही गुणनखंड है 1 और 19। और अगर 20 की बात करें तो 20 आएगा आपका इधर, लेकिन यहाँ पे लिखना क्या था, 20 से छोटी, तो 20 को हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। तो बेसिकली 20 आपका यहाँ पे शामिल होने वाला नहीं है। 20 से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, और जो भाज्य संख्याएं थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। 2 3 4 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 11 फिर से यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 13 14 15 16 17 यहाँ पे, 18 यहाँ पे और 19 यहाँ पे। तो इस तरह से इन संख्याओं को लिखना था। चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। तो पांचवा सवाल आपसे बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो क्या आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये हमने अभाज्य संख्याएं लिखी हैं जो कि 10 से छोटी हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी संख्या क्या देखने को मिल रही है? इस सवाल का जवाब, पांचवें सवाल का जवाब आपको चौथे सवाल में ही मिल गया था। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो कि 10 से छोटी है वो कौन सी है? वो है 7। कौन सी है? 7 है। तो ये संख्या 7 होने वाली है। तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो पे।